बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर चीनी और आटा बहरान के हवाले से जिम्मेदारान के नाम सामने आ गए और रिपोर्ट बिलाखिर जारी कर दी गई। उस रिपोर्ट में किन किन के नाम हैं, क्या उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो सकेगी, तजवीज़ तो दी गई है कि उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम किए जाएँ। इस रिपोर्ट का खुलकर आज जायज़ा लेंगे। आज हमारा पहला मौजू यही होगा और दूसरी बात हम करेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल बात की ईरान से और उन्होंने उस बात पर जोर दिया कि ईरान अपने अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर कायम रहे। आखिर ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई? गुज़श्ता दिनों कौन से ऐसे वाक़यात हुए कि हमारे आर्मी चीफ ने यह दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और ईरान को जो है वाज़े पैगाम दिया? और प्रोग्राम के आखिर में जिक्र करेंगे मिशन इसार का। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब रिपोर्ट आपने पढ़ ली, बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब ने छुपा ली, 3 हफ्ते मजीद आगे ले गए, शायद ये रिपोर्ट कभी ना आए। बिलाखिर रिपोर्ट आ गई, नाम भी सामने आ गए, उनके पास करीबी लोग भी हैं। अब इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? पहले तो रिपोर्ट में तबसरा कर लें कि रिपोर्ट है। मैंने रिपोर्ट सारी पढ़ी है, बहुत सारी चीजें 345 अब्रिज और साथ उसकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है। तो ये जो अब्रिज उनका जो उन्होंने जारी किया वो मैंने 10 से 1 सफ़े का जो पढ़ा है, उसके अंदर तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मीडिया की डिस्कशन तक ये खत्म हो जाएगी बात, क्योंकि उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अगर ये रेफर भी किया जाए तो आप इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस क्या लाए हैं, किस चीज़ें ये किया जाए वो किया जाए। फॉर एग्जांपल ये वो फैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में हर बंदे को मालूम है कि 180 रुपये का किलो वो जो है गन्ना है वो 140 रुपये का खरीदते रहे हैं, कीमत को इस तरह बढ़ाते रहे हैं। पर सबसे अहम तरीन बात जो है, ये किसको नहीं पता कि पाकिस्तान में 2018-19 में जो पैदावार है 8.5% कम रही और 1% जो है वो गन्ना ज्यादा पैदा हुआ। तो गन्ना जो है वो लोगों ने हवा में लहराते रहे, झंडा पाकिस्तान का लगा के यौम पाकिस्तान पे गन्ना लेके घूमते रहे। वो कहते हैं कि इन्वेंटरीज नहीं करते थे और उसके बाद जो है गन्ने की शुगर बना के बेचते थे और बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। मेरे ख्याल इकराम हमारे साथ हैं, ये तो इकराम हक साहब हैं, माहिर माशी अंगूर हैं। इनका इकराम साहब खैरियत से? ठीक ठाक। इकराम साहब जी, अल्लाह का शुक्र। इकराम साहब, ये जो सारे फैक्ट्स हमारे सामने दिए गए हैं, ये तो बुनियादी तौर पर हर महकमा जो कि एक रिलेटेड महकमा है, मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, मतलब इनकम टैक्स है, मतलब केन कमिश्नर है, उसके साथ प्रोडक्शन मिनिस्ट्री है, सारों को के सामने आंखों के सामने होते हैं फैक्ट्री को। नई बात तो नहीं बताई गई कि जिसको हम आज कहें कि जी उसके ऊपर कुछ किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज को गोल कर दिया गया है वो ये है कि डिसीजन ऑफ द सब्सिडी, कि किसने दी और क्यों दी। दो पहलू हैं इसके। एक तो ये कि सब्सिडी का जो दिया जाना था, अगर वो उनके सामने ऐसी समरी रखी गई जिसके अंदर आपने फोरेंसिक्स में जाकर आप अंदाज़ा लगाया कि वो आपके ऐसे मामलात पेश करते रहे कि मसनूई बहरान पैदा किया और इस तरह के फैक्ट्स पैदा किए कि पहले चीनी की कीमत बहुत ऊपर गई, फिर ये जाहिर किया कि हमारे पास ज़खायर ज़्यादा हैं, अब लोकल डिमांड तो है नहीं, हमें बाहर भेजा जाए। तो यूजुअली जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें एग्जेक्टिव के कई फैसले इस बात पे तो बेस नहीं करते हैं कि उन्हें सही हकायक फोरेंसिक पता है। तो एक पॉलिसी नीचे से बन के आती है और आपको पता है पंजाब में तो मुसलसल जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो इसकी मुखालफत करते रहे। तो आपका इशारा जिस तरफ है वो उसको हम खुलकर यूं कह सकते हैं कि दरअसल जो सब्सिडी देने का फैसला था वो पहले कर लिया गया था और बावजूद इसके कि उसके लिए कोई ठोस बुनियाद मौजूद नहीं थी, वो दी गई। अच्छा, ये तो एक आप कह सकते हैं कि किसी ने पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर पर एक कनाइवेंस की किसी ऐसे आदमी के साथ जो ये पहली दफा तारीख में हुआ है कि जहां पे एक सिटिंग गवर्नमेंट ने अपने ही दौर में, यानी ये अच्छी बात है, दिसंबर 18 से ये शुरू हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा कि पिछले सालों में, और उसकी वजूहात जानते हुए कि दिसंबर 18 से ये जो है लगातार जून तक, और वो बहाना बनाते रहे कि 17% जो है वो सेल टैक्स की वजह से कीमत बढ़ी है, जबकि वो तो जून 2019 के फाइनेंस एक्ट में 11 से 17% हुआ था। अब देखिए, अगर किसी को आप एक ऐसा फैसला करते हैं जब आप किसी सीट पर बैठे हैं और आपकी कोई इंटेंशन जो है वो खराब नहीं है और आपके सामने गलत फैक्ट्स पेश किए जाते हैं, तो यहाँ से बात शुरू हुई कि इंक्वायरी का आगाज किया गया। अब उसके अंदर जैसा आप फरमा रहे थे कि उसके अब 10-12 पहलू निकल आए हैं। यानी पहला ये है कि जो सबसे सीरियस बात जो मीडिया में नहीं हो रही वो ये है
कि एक ग्रुप ने यहां से इंडस्ट्री कॉटन एरिया में ट्रांसफर की, हाँ। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास हुआ कि अगर सिटिंग सीएम जो है चीफ मिनिस्टर, आप वो बता और दें, उसका शहबाज शरीफ का खानदान नाम ले इस लें, तरह मेरे की को फर्क नहीं हरकतें- पड़ता। जी, हाँ, जी, इस तरह की हरकतें करते हैं हाँ। और उनको कहा कि आप फौरी तौर पर मिले जो है वापस लेकर जाइए, और वो आज तक उन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया। तो एक तरफ हमें नजर आता है कि बड़े बड़े दावे करने वाले लोग कि मैं धेले की करप्शन नहीं करता, वो अपनी ऑफिस को जब वो बैठे होते हैं इस तरह से अब्यूज करते हैं। दूसरी तरफ हम एक और शख्सियत को जानते हैं जिन्होंने ट्वीट किया है कि मैं शॉक्ड हो गया हूं अपने खिलाफ जो है वो ऐसे इल्जाम देख के, मुझसे तो अच्छा कोई पाकिस्तान में टैक्स पेयर ही नहीं है और मैं एक नीट एंड क्लीन आदमी जी, हूं। जी। तो जहांगीर तरीन साहब वर्सेस इत्तेफाक ग्रुप जो लिटिगेशन हुई, उसकी बैकग्राउंड आपको अच्छी तरह पता है कि जहांगीर तरीन साहब ने इनके खिलाफ केसेस किए कि इन्होंने एक तरफ तो मिलें लगाने पे पाबंदी लगाई हुई थी और दूसरी अपनी मिलें कॉटन एरिया में भेजी। अब एक तरफ कॉटन हमारी वैल्यू एडेड टेक्सटाइल का हिस्सा है, वहां आप 6 मिलियन दरामद कर रहे हैं और चीनी के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं 25 मिलियन। यानी आप इस मुल्क में अंदाजा लगाइए कि हम कर क्या रहे हैं। अब ये तो एक पहलू है पॉलिसी के लेवल पर। अब मैं आता हूं करप्शन की तरफ। हाँ जी, खान साहब, मैं यहाँ थोड़ा सा सिर्फ आपको एक मिनट, ये जो चीज सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के बारे में ये एक ग्लेयरिंग फैक्ट सामने आ गया है कि मिलों, जितने भी शुगर मिल्स वाले थे, वो 35-36 रुपए लागत वाली को 50 रुपए बना के बताते थे और फिर उसके ऊपर मार्केट के अंदर ज्यादा, यानी किलो के ऊपर फैक्ट्री के अंदर ही 15 रुपए ज्यादा मुनाफा हो जाता था। देखिए, पहली तो एक्सप्लॉयटेशन गन्ने के बेचारे काश्तकार की कि उसको आपने स्पोर्ट प्राइस भी ना दी और उसको लाइनें लगा दी हैं 2-2 महीने। जब उसका गन्ना सूख गया, फिर जब वो लेकर जाने की पोजीशन में था तो पिछले ही पुल पे आपका कोई जो था एजेंट खड़ा होता था, उसे कहता था तुम जाकर इसको क्या आग लगाओगे तो ऐसा करो, मुझे आधी कीमत पर दे दो। और इस रिपोर्ट के अंदर हैरत अंगेज कोई इंसाफ नहीं है। आपने देखा कि उनको कच्ची रसीदें दी जाती थी। अगर कोई मुल्क हो, और ये कानून की भी खिलाफ वर्जी है, इनकम टैक्स कानून के तहत जब आप कोई रॉ मटेरियल खरीदे और उसकी मालियत जो है वो 1 लाख से ज्यादा हो तो आपको क्रॉस चेक से पेमेंट करनी है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने जो रॉ मटेरियल खरीदा उसकी अगर कैश में पेमेंट की है तो सारे का सारा एक्सपेंस भी डिसअलाउ होता है और इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक उसको आप जब डिस्कार्ड कर देंगे तो प्रॉफिट कहीं चला जाएगा। फिर जैसे आपने फरमाया, लागत को जो है मसनूई तौर पर बढ़ाया गया, बगास और मोलाज जो वहां प्रोड्यूस होता था उसको छुपाया गया। लेकिन एक हैरत अंगेज बात देखिए जो इसमें नजर आ रही है कि असल में एक्सपोर्ट हुई भी नहीं। सही, हाँ, ये भी है मसला, एक्सपोर्ट किए। अब ये देखिए सर, अगर अफगानिस्तान में गई है, दुबई से रसीदें आई हैं, कमाल की बात है। उसके बाद बहुत सी ऐसी एक्सपोर्ट नजर आ रही है जिसके लिए जो फॉरवर्डिंग होता है, अब जब जाहिर है कि आप एक्सपोर्ट फॉरवर्डिंग बिल आपके पास होना चाहिए, वो कच्ची हाथ से लिखा हुआ है कि मैंने इतनी टन जो है वो एक्सपोर्ट कर दी। अब ये क्राइम है कि आपने सब्सिडी तो इस बुनियाद पर ली कि आप एक्सपोर्ट करेंगे और आपने हकीकतन एक्सपोर्ट भी नहीं की। तो अब देखिए ये वो सब्सिडी भी ले ली हम। तो एक होती है हमारे यहाँ सिविल लाइबिलिटी, यानी कि इनकम टैक्स वाले सीधा तौर के ऊपर जो टैक्स की अवेजन हुई है उसका केस बड़ी आसानी से, और वो इसलिए जल्दी खत्म हो जाता है कि बाकी जगह तो जाहिर है FIR दर्ज होगी, फिर वो कोर्ट चलेगा, फिर वो महंगे वकील करेंगे, फिर वो टेक्निकल नुक्ते लेकर आएंगे। तो उसकी इनकम टैक्स वालों ने तो एक नोटिस देना है जो कागज उनके सामने अब आए हैं, क्योंकि पहले तो ये आपको मैं बताऊं कि 2017 में इन्होंने कंपनीज ऑर्डिनेंस में तरमीम करवाई, उससे पहले इनको ऑडिटेड अकाउंट्स देने होते थे। 2017 की ऑडिट में इन्होंने सबसे बड़ा जो, यानी जिसको हम कैप्चर कहते हैं, पॉलिसी कैप्चर कहते हैं, हाँ, तरमीम करवाई कि अब हमें ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं देने हैं। अब आप इतना बड़ा शोबा है, 88 मिल्स है, उसमें 38 तो बहुत बड़ी है और आप ऑडिटेड अकाउंट्स ही पेश नहीं कर रहे हैं। और ये उन्होंने कहा है कि इन्होंने 2-2 खाते रखे हुए थे, एक इनकम टैक्स वालों के लिए और एक अपने लिए। ये तो कमाल है, वो भी रिकॉर्ड सामने आया है। तो देखा, अच्छा, एक और चीज अपना इकराम साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि एक गन्ने के दुनिया पूरी में ये कंपैरिजन आज हो रहा है, मतलब बहुत पहले हो जाना था कि गन्ने के रस से जो चीनी पैदा होती है वो अमूमन ब्राजील में, मैक्सिको में, इंडिया में वो 12.5% है, पाकिस्तान में ये 9.5% रह जाती है। पाकिस्तान का गन्ना को कमजोर है, टीबी हुई है। मेरा ख्याल है कि ये मामला भी ये सिर्फ इसलिए कि जो उन्होंने आउट ऑफ बुक्स बेचा है, वो बेचा है ना, वो निकाला है।
जी वो निकालने के लिए उसकी जो उन्होंने एक्सट्रैक्शन रेट है, अगर वो कम नहीं दिखाएंगे तो एक्चुअल प्रोडक्शन सामने आ जाएगी। जी, सही है, तो सही है। उसका भी एक वारदात ये थी कि इन्होंने कई करोड़ों की, जो आप जिसमें देखिए जिस ट्रक में की कैपेसिटी उससे हाफ है, उसके अंदर इतनी इतनी चीनी भेजी है कि जैसे ट्रक जो था वो डबल स्टोरीड था। यानी कि आपने इन्होंने ऐसे ऐसे काम दिखाए हैं कि मेरा ख्याल है कि अकाउंटिंग की तारीख में, फाइनेंस की तारीख में, टैक्स की तारीख में इसमें तो पूरा इससे आर्टिकल जो ड्रामा बनता है। जी। बिल्कुल। और उसके बाद आर्टिकल में तो देखिए अच्छी चीज इनकम है। टैक्स वाले अच्छा, बहुत अरसे से इन्होंने एक कानून बनवा दिया कि आपका हर केस जो भी आप डिक्लेयर करेंगे वो सही है। मान लिया जाएगा, सही और जब तक वो ऑडिट में सिलेक्ट ना हो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। ना इनके ऑडिट्स इनकम टैक्स वालों को टूथलेस कर दिया। इन्हीं मिलों के लोगों ने वहां ऐसी तैनाती की जो बजाय के इनके ऑडिट करते, इनकी जाहिर है कि पुष्टपनाही में वो और काम करते थे। तो एक तरह से इंस्टीट्यूशनल कैप्चर भी किया, जिसकी वजह से अब मौका है कि एक तो मैं समझता हूं कि जॉइंट एक्शन फोर्स बनानी चाहिए जिसमें एससीसीपी भी हो, नैब भी हो, एफआईए भी हो, इनकम टैक्स वाले भी हों, एफबीआर भी हो। अच्छा, और ये तो उन्होंने सिफारिश तो कर दिया है। मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने रेगुलेटर्स पे डाला है। अब एसएबी जो है, शुगर एडवाइजरी बोर्ड और मुसाफिकती कमीशन जो है, अब सूरत हाल ये है कि मुसाफिकती कमीशन का चेयरमैन मतलब सुप्रीम कोर्ट आ जाता है बीच में, और बाकी ये इससे कैसे जान छुड़वाएंगे, और ये इसको पावरफुल कैसे किया जा सकता है? जो इतने बड़े बड़े लोग जो कि अभी भी असेंबली में बैठे हुए हैं, पहले भी थे, कल फिर आ जाएंगे। इससे पहले भी कई रिपोर्टें सामने आई है कमिश्नरों की, उस पर भी आज तक अमल नहीं हुआ। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इस पर भी थोड़ा सा बताएं। हाँ जी मैम, मैं अर्ज कर रहा था कि देखिए एक पहलू तो ये है कि उन्होंने जिन लोगों ने सैंक्शन किया उनको साफ ही उनके नाम जो हैं वो जाहिर नहीं किए। सही है। दूसरा ये कि चूंकि कमीशन के पास सिर्फ सब्सिडी रिलेटेड मामलात नहीं थे, फोरेंसिक का मतलब ये होता है कि फिर आप हर ट्रांजैक्शन की रूट पर जाकर एक उसकी इन रोड्स को मिलाते हैं पे सारे नुक्तों को, और ये देखते हैं कि टोटल पिक्चर क्या बनती है। अब टोटल पिक्चर में हम कोई 20 एक पॉइंट निकाल सकते हैं कि जिसकी बुनियाद पर हमने ये फैसला करना है कि कहाँ ये एंटी करप्शन का केस है, कहाँ ये एफआईए में 420 का मुकदमा बनेगा, कहाँ ये एससीसीपी के रूल्स की वायलेशन हुई है, कहाँ टैक्स का तो देखिए मामला बहुत सादा है, बहुत सादा है। टैक्स की एवेजन तो बहुत ज्यादा हुई है, और टैक्स वालों ने तो नोटिस देना है, 15-20 दिन का टाइम दें, चले एक और डेट दे देंगे तो विद इन 1 मंथ वो अपना असेसमेंट ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं जिसके अंदर क्वांटिफाई कर सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा अपील जाता है, वो वहां पे आपको 10% वो जमा करवाएंगे, अपील का फैसला भी विद इन 30 डेज हो जाएगा। ट्राइब्यूनल फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है, वहां पे भी ज्यादा से ज्यादा 1 माह लगेगा। बाकी क्रिमिनल केसेस में जैसे आपने कहा कि जब तक इनकंट्रोवर्टिबल एविडेंस ना हो, सिर्फ ये चीजें जो मार्केट के अंदर इम्परफेक्ट मार्केट्स का मैकेनिज्म और इनकी मैनिपुलेशन, ये तो सिस्टम की कमजोरी बहुत अच्छा। इकराम साहब, यहाँ मैं आपसे, क्योंकि आप टैक्स प्रैक्टिशनर भी रहे हैं, इनकम टैक्स ग्रुप में सिविल सर्विस में भी थे, उसके बाद आपकी किताबें बहुत बड़ी बड़ी हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस जो है ये गन्ने और शुगर वालों के तक महदूद नहीं है, जो डबल किताबें बनाने की। अगर पान वाला भी है ना, तो वो उसकी एक किताब और होती है जो उसने अपने पर्सनल रखी होती है, और एक किताब वो है जो कि इनकम टैक्स का उसको लॉयर बना के देता है, और वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं दोनों की दोनों। इसका तदारुक किस तरह हो सकता है ये सबसे, क्योंकि ये एक आज तो उन्होंने जैसे कहते तश्तस बाम कर दिया, खोल दिया कि ये डबल एंट्री सिस्टम करते थे और बाकी चीजें, और मिलाया भी जा सकता है। भाई पाकिस्तान में अगर इतने टन गन्ना पैदा हुआ है तो उसमें इतनी चीनी लगनी चाहिए, बाकी गन्ना क्या जला दिया लोगों ने, ये तो चलो पता चल जाता है। लेकिन आम सी बात कि एक आम जो हाल रोड का ताजर है, जो वहां का ताजर है अपना उसका लिबर्टी का, किसी जगह का, वो जो डबल एंट्रीज बना के 2 खाते, कच्ची पेंसिल का लहदा और पक्की पेंसिल का लहदा, इसका कोई तदारक का आपके पास क्या हल हो सकता है? देखिए वो चूंकि ज्यादातर आप इन चीजों के लिए जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज होते हैं उसको सिस्टम कैप्चर कर रहा होता है बाहर के मुल्कों में। उनके पास अपने टैक्स इंटेलिजेंस सिस्टम होते हैं, उनका बैंकिंग के साथ जो है वो एक गहरा रब्त होता है, और वो फौरी तौर के ऊपर जो है इन चीज़ों को पहले से ही
मॉनिटर कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि जब सारा कुछ हो जाता है, सांप निकल जाता है, हम लकीर पीटना शुरू कर देते हैं और फिर ये जब कोर्ट्स वगैरह में मामला जाते हैं तो वहाँ आपको पता है जो शातिर वकील होते हैं वो टेक्निकलिटीज में चीज़ों को जाकर और उसको जो है एविडेंस की वेरी बेसिस को ही वो चैलेंज कर देते हैं। जैसे अभी आपने देखा सिंध वाले कह रहे हैं कि भाई इसका तो मैंडेट ही नहीं था पीछे देखने का और हमने तो इन में कोई सब्सिडी नहीं दी, तो टीओआर से बाहर चला गया कमीशन। अब सबसे पहला सवाल यही पैदा हो जाएगा कि अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपने टीओआर की पीरियड से ही बाहर निकल जाए तो उसकी क्या एविडेंस वैल्यू? लेकिन ये तो मैं खाली किसी लॉ के तहत नहीं बना हुआ कमीशन, क्योंकि कमीशन इंक्वायरी, हाँ ये तो इसके ऊपर केस लॉ के तहत बनेगा। हाँ जी जी, अब वो सिफारिशात अगर पेश करते हैं कि जी इसको आप इंक्वायरी में लेकर जाए ताकि इसके कोई ठोस सबूत, देखिए होता ये है कि ये तो एक चार्जशीट है, अब उसके पास जो एविडेंस लाना है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि सबसे आसान बात तो ये है कि अगर इनकम टैक्स वाले और एफबीआर वाले लीड लें और वो एक साबित कर दें और एक फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी जो है ट्राइब्यूनल वो उसके ऊपर अपनी मोहर साबित कर दे, तो फिर जब आप लेकर जाएंगे ये मामला किसी क्रिमिनल कोर्ट में तो वहां उसको आप सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं, जाएगा, बेसिस बन जाएगा। कि हम एक ही आपकी बेसिस बनाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं क्या होता है, अब क्या होता है, नेक्स्ट क्या कार्रवाई होती है। हमें तो कौम को तो इसका इंतजार है ना कि जिनके नाम लिए गए हैं वो अकाउंटेबल होते भी हैं कि नहीं। अगर तो वफाकी वजारतों में कायम रहते हैं तो फिर तो कोई फायदा भी नहीं इस रिपोर्ट का। नाज़रीन, नहीं लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे ईरान के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान।